हेलो दोस्तों, आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑप्शन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पूछ रहा है। प्रोडक्ट पूछ रहा है, कैसे आएगा प्रोडक्ट हमारा। देखो, सबसे पहले हीट दिया है। पहले क्या दे रखी है? हीट दे रखी है। हीट दे रखी है तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि कहीं पर भी हीट देखे तो सबसे पहले अप्रोच किया करो कि क्या यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो सकती है, क्या यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के चांसेस हैं। तो अगर यहाँ पे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के चांसेस हैं तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ही होगी। तो देख लो, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के चांसेस लग रहे हैं, बिल्कुल लग रहे हैं। देखो यहाँ पे 4 पाई सिस्टम, यहाँ पे 2 पाई सिस्टम, क्या हो सकती है? 4+2 साइक्लो एडिशन। तो यहाँ पे क्या होगी? 4+2 साइक्लो एडिशन। 4+2 साइक्लो एडिशन होगी। तो 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद यहाँ पर 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ये 4+2 साइक्लो एडिशन कैसे होती है हमें पता ही है। ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा और ये कार्बन इस कार्बन से अटैच होगा और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी। ओवरऑल क्या बनेगा? एक 6 मेंबर रिंग पहले से है, उससे लगी हुई है एक 5 मेंबर रिंग, और इससे बनने वाली है अब एक 6 मेंबर रिंग। किस तरीके से? ऊपर का इरेज कर देते हैं, जगह नहीं होगी। किस तरीके से बनेगी? इस तरीके से 6 मेंबर रिंग बनने वाली है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये जो इधर का 5 मेंबर का डबल बॉन्ड है ये अब ब्रेक हो चुका है, और ये जो 3 डबल बॉन्ड है ये एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इस पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच प्रेजेंट है, एज इट इज है। ठीक है, अब अगला है COCl2। COCl2 क्या करता है? COCl2 यहाँ पर OH की जगह Cl को ले आता है। क्या लाए करेगा? OH की जगह क्या ले आएगा? Cl ले आएगा। OH को यहाँ से निकाल देता है और Cl ले आता है। ये जो रिएक्शन होती है इसमें सबसे पहले सल्फर, जो ऑक्सीजन होता है सल्फर के साथ अटैच हो जाता है, फिर SO2 निकल जाती है और यहाँ पे जो सल्फर के साथ लगा हुआ Cl है वो इस कार्बन के साथ लग जाता है। आगे है NaN3। इसमें NaN3 की रिएक्शन कराऊंगी तो NaN3 क्या करेगा हमें पता है। NaN3 में जो N3 है वो नेगेटिव होता है। N3 नेगेटिव क्या करेगा? इस Cl को रिप्लेस करके खुद इसकी जगह आ जाएगा। इस Cl को रिप्लेस करके Cl की जगह आ जाएगा। अब आगे है N3, इसके बाद दिया है हीट। इसके बाद हीट दिया है तो हीट क्या करता है? हीट देखो, ये जो N3 है वो, उसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो N3 इस तरीके से होता है, N पॉजिटिव, N पॉजिटिव करके होता है। और यहाँ पर हमें पता है कि कहीं पर भी N पॉजिटिव है और उसको हीट मिल रही है तो यहाँ से निकल जाता है, N गैस रिलीज हो जाती है और छोड़ के जाता है 2 लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा नाइट्रीन का। यहाँ पे क्या बनाएगा? नाइट्रीन बनाएगा। तो इस पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पे नाइट्रीन बन गया है। ठीक है, तो इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। उसके बाद MEOH क्या करता है? देखो, सबसे पहले नाइट्रीन बनी है तो ये नाइट्रीन ऐसे ही तो रहेगी नहीं, तो ये यहाँ पे क्या कराती है? ये नाइट्रीन यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन करवाती है। या MEOH, जब मैंने पहले एक रिएक्शन करी थी हमने वहाँ पे देखा था कि कार्बिन के साथ अगर पोलर सॉल्वेंट हो तो वो क्या कराता है? कीटीन का फॉर्मेशन कराता है। सेम इसी तरीके से यहाँ भी रिएक्शन होती है। यहाँ भी क्या है? पोलर सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो ये क्या कराता है? इस बॉन्ड को दोनों साइड ब्रेक करेगा, दोनों साइड रेडिकल वाइज ब्रेक करेगा और इस कार्बन पर रेडिकल आएगा और इस तरीके से होगा। समझने की कोशिश करना। इस कार्बन पर रेडिकल आएगा और इस पोजीशन पर रेडिकल आएगा। क्या करेगा? ये नाइट्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इस रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। फाइनली क्या मिलेगा हमें? इसी में लिख लेती हूँ, बार बार बनाने में टाइम वेस्ट होता है, आप लोग अलग अलग बनाएंगे अपने नोट्स में। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। अब इस पोजीशन पे हमें पता है MEOH कैसे रिएक्ट करता है? OMe और H करके, OMe प्लस, OMe माइनस और H प्लस। H प्लस किसके पास जाएगा? देखो OMe जाएगा कार्बन के पास
कार्बन के पास जाएगा OMe और H जाएगा नाइट्रोजन के पास, और जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। क्या बनेगा? नाइट्रोजन के पास आएगा H, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OMe। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल क्या मिलेगा, इसको मैं एक ही साथ लिख लेती हूँ। ओवरऑल क्या मिलने वाला है हमें, NH C डबल बॉन्ड O और OMe, ये प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ दिया है 5th नंबर में, देखो H2PD दिया है। H2 पैलेडियम क्या करेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो हमें दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को H2PD रिड्यूस कर देगा और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट है ये बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है, इसको ऑप्शन में ढूंढ लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में COOH एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड भी ऐसा ही है, तो ये तो नहीं होने वाला है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ ठीक नहीं है, डबल बॉन्ड ऐसा ही है। देखो अगला ऑप्शन देखो, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो रखा है और ये जो ग्रुप है ये भी यहाँ पे अटैच है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, स्टीरियो। स्टीरियो इसमें और इसमें डिफरेंट स्टीरियो है, जबकि हमें पता है कि इस तरीके से अगर कहीं पे जंक्शन बनता है तो स्टीरियो सेम होती है, तो इसकी स्टीरियो रॉन्ग दे रखी है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला देखो, यहाँ पर स्टीरियो सेम है, H भी वेस्ट साइड है और ये ग्रुप भी वेस्ट साइड में है, तो यही आंसर होगा, क्योंकि स्टीरियो जंक्शन पे सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of which among the following compounds is are anti aromatic। एंटी एरोमेटिक पूछा है। एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कैसे पता चलता है, जो कंपाउंड है उसमें अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एरोमेटिक होगा, ये होगा एरोमेटिक। और अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्या है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और एक और होता है नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, देखो इन दोनों में एक कंडीशन है कि यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होने चाहिए, लेकिन अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो केस किसका होगा, नॉन एरोमेटिक का। अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होगा तो नॉन एरोमेटिक का केस होगा। देख लेते हैं। सबसे पहले इस रिंग में देखो एक ही डबल बॉन्ड है, तो ये तो एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 दिख रहे हैं लेकिन कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक है। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड नहीं है ये भी 3 दिख रहे हैं, सेम है, सेम होना नहीं चाहिए, कुछ डिफरेंट होगा, इसको इस तरीके से ऐसे भी नहीं मान सकते हैं। अब दे रखा है तो चलो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। फिर उसके बाद दे रखा है अगला कंपाउंड, कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और इसके पास लॉन पेयर नहीं है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है जो कि कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक हमारा सिर्फ फोर्थ है, एंटी एरोमेटिक ओनली फोर्थ। गलत क्यों दिया है भाई इसने, एंटी एरोमेटिक ओनली फोर्थ है, ये सही होगा। आंसर क्या दिया है फिर, ये गलत दिया है, तो the answer is both second and third, second and third। देखो सेकेंड एंड थर्ड है, इसने एंटी एरोमेटिक का है लेकिन होगा नहीं, सेकेंड एंड थर्ड नॉन एरोमेटिक है। या इस क्वेश्चन को आप मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन में ले कि नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे, तो नॉन एरोमेटिक के लिए ये बिल्कुल सही आंसर है, ये बिल्कुल नॉन एरोमेटिक के लिए सही आंसर है, लेकिन एंटी एरोमेटिक। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी बैरियर। किसमें एनर्जी बैरियर सबसे कम होगा फॉर द सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन जब होगा तो लोवेस्ट एनर्जी बैरियर कब होगा। लोवेस्ट एनर्जी बैरियर का मैं यहाँ पे मतलब समझा दूँ, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा,
ध्यान रखना, ये डबल बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो एनर्जी बैरियर है उतना ज़्यादा होगा। एनर्जी बैरियर मीन्स है कि इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो इसका मतलब एनर्जी बैरियर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और ये बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग होगा, जब इस बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद जो ऊपर का मॉलिक्यूल है और नीचे का मॉलिक्यूल दोनों अनस्टेबल बन रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर इस बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद जो दोनों मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल अगर स्टेबल बन रहे हैं, ध्यान देना, अगर दोनों मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, स्टेबल ऑप्टेंड हो रहे हैं, तो दोनों स्टेबल बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाएगा तो इसका एनर्जी बैरियर क्या होगा, कम होगा। और यही तो हमसे पूछा है कि सबसे कम एनर्जी बैरियर किसका होगा। तो देख लेते हैं कि बॉन्ड ब्रेक होने के बाद कंडीशन क्या बन रही है, ताकि हमें पता चल सके कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा, या इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की नीड ज़्यादा है या कम है। ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूँ तो मैं इस तरीके से ब्रेक करना चाहूँगी कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज, देखो ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस केस में क्या होगा, नीचे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड 3 हो जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड 1 हो जाएगा। ठीक है। तो इस केस में ये एरोमेटिक हो जाएगा, देखो ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा, ऊपर वाला एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला अभी एरोमेटिक नहीं है। नीचे वाला एरोमेटिक तब होता है जब नीचे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है, तो नीचे कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसमें तो सिर्फ एक ही एरोमेटिक हो रहा है। तो इसमें कितने एरोमेटिक हो रहे हैं, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद। यहाँ देखते हैं, इसमें मैं अगर देखूँ तो इसमें अगर डबल बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक कर दूँ तो नीचे आएगा नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे, नीचे वाले, और ऊपर वाले कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो अगर बात की जाए तो ऊपर वाला भी एरोमेटिक बनेगा, और नीचे देखो ऊपर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो कि कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा, तो ये तो एरोमेटिक बन गया। नीचे देखो डबल बॉन्ड कितने हो गए, नीचे जो डबल बॉन्ड है 2 है और एक नेगेटिव चार्ज है, जिसको भी एज ए डबल बॉन्ड काउंट करते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड हो गए। 3 डबल बॉन्ड मतलब एरोमेटिक, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इसका मतलब एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही कंपाउंड क्या बन रहे हैं, एरोमेटिक, दोनों कंपाउंड बन रहे हैं एरोमेटिक। कब, डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद। इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर होगा कम होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। क्यों होगा इजीली ब्रेक, क्योंकि ब्रेक होने के बाद जो कंपाउंड बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो एनर्जी की नीड बहुत कम पड़ेगी। थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो ये ब्रेक होना चाहेगा। तो इसका मतलब इसका जो एनर्जी बैरियर है बहुत कम होगा। बहुत कम क्या होगा, लोवेस्ट होगा, क्योंकि दोनों एरोमेटिक बन जा रहे हैं, तो यही आंसर होगा। औरों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, किसी भी साइड ब्रेक कर दो, ऊपर की साइड ब्रेक करेंगे तो ऊपर नेगेटिव, ये तो एरोमेटिक बन जाएगा, लेकिन नीचे पॉजिटिव, यानी कि ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। क्यों बनेगा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 2 ही रहेंगे, 2 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक, तो इसका जो एनर्जी बैरियर है ठीक ठाक रहेगा, कम नहीं होगा। अगला देखते हैं, इसमें भी किसी भी साइड ब्रेक करने की ट्राई करो, एक साइड पॉजिटिव आएगा, एक साइड नेगेटिव आएगा, एक तो आपका एरोमेटिक बन जाएगा, दूसरा आपका एंटी एरोमेटिक रहेगा, यानी कि ये भी क्या होगा, इसका भी एनर्जी बैरियर ठीक ठाक होगा। तो सबसे कम एनर्जी बैरियर सेकंड का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो दोनों कंपाउंड बन रहे हैं दोनों ही एरोमेटिक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहला अगर मैं देखूं तो इसके जो लॉन पेयर हैं वो नहीं जाएंगे, वो एज ए मतलब बेसिसिटी में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्जुगेशन में जा रहे होंगे, और ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कॉन्जुगेशन के लिए जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसको देने वाला एक नाइट्रोजन है, एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से एक नाइट्रोजन इसको लॉन पेयर देगा, इसको सपोर्ट करने वाला एक पीछे से है, तब जाके ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी ठीक ठाक होगी। अब उसके बाद जो दूसरा है, और यहाँ पे एक चीज़ और देखना कि जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर है इधर भी जा रहे हैं और इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएंगे, दोनों जगह जाएंगे, तो इसका मतलब सारे के सारे लॉन पेयर इधर
इस साइड नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम कह सकते हैं कि 50% लगभग इधर दे रहे हैं, तो 50% ही इस चार्ज को इंक्रीज करेगा, तब जाके हम इसकी बेसिसिटी देखेंगे कि आगे कितनी बढ़ रही है। लेकिन अगर इसके लोन पेयर की बात किया की जाए तो इसके जो लोन पेयर है 100% इधर जा रहे हैं, और ये नाइट्रोजन का जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पीछे से आ रही है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ज़्यादा देगा, पहले वाले से ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बगल का नाइट्रोजन है उसके जो लोन पेयर है 100% इसी के पास जा रहे हैं। जबकि अगर मैं इधर बात करूँ, जबकि पहले वाले की बात करूँ, तो पहले वाले में जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इधर तो जा ही रहे हैं, जबकि दूसरी साइड भी कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, तो पूरे तो इस नाइट्रोजन के पास आने से रहे, तो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी थोड़ा कम रहेगी, कंपैरेटिवली कम रहेगी। यहाँ बात करूँ तो यहाँ इसके लोन पेयर तो जाएंगे ही जाएंगे, दूसरे के लोन पेयर भी जा रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये सबसे ज़्यादा देगा। समझ आ रहा होगा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो देखो परसेंटेज से इतना बहुत ईजिली समझ जाओगे। एक बार परसेंटेज वाइज बता देती हूँ, परसेंटेज से बहुत ईजिली समझ जाओगे। यहाँ पे जो लोन पेयर इधर जा रहे हैं वो 50% जा रहे हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी होगी ये दे देगा, मतलब 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पीछे से सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पर जो जा रहे हैं इसके पूरे जा रहे हैं तो 100% जा रहे हैं, 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सपोर्ट मिल रहा है, देन ये इलेक्ट्रॉन देगा। इधर पे 200%, 100 यहाँ से आएंगे, 100 यहाँ से, तो इधर 200% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का सपोर्ट इसको मिलेगा इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो सबसे तेज़ी से ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा। तो इनमें मैं अगर बात करूँ तो थर्ड की सबसे ज़्यादा रहेगी, देन सेकंड की रहेगी, देन फर्स्ट की रहेगी। अब बात कर देते हैं फोर्थ की। फोर्थ में जो ये लॉन पेयर है इनको पीछे से सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। तो जो लॉन पेयर है यही देगा, अदर और दूसरा कोई पीछे से देने वाला है नहीं, तो ये तो सबसे लास्ट में रहने वाला है, इसको मैं रखूँगी लास्ट नंबर पे। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा। सबके सब sp2 है, लेकिन औरों में क्या हो रहा है कि पीछे से भी कोई उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो इजीली अपने लोन पेयर डोनेट कर सके और बेसिसिटी शो कर सके। तो इसको ऑप्शन में ढूंढो, 3214, 3214 ये करेक्ट है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 5 मेंबर रिंग इज हाइस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन किस में होगा पूछ रहे, तो बात कर लेते हैं। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होता है बेंजीन में। एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद होता है पेरिडीन में, ठीक है। देन आपका रहता है थायोफिन में। यहाँ पे तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 3 3 नंबर में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये जो इसके लोन पेयर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होने की वजह से ईजिली कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर उसके बाद पायरोल का होगा, क्योंकि इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की होती है, तो इसके बाद पायरोल होगा। और लास्ट में होगा फ्यूरन। फ्यूरन आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लास्ट में, ठीक है। तो मेरे मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ 3 3 डबल बॉन्ड की वजह से इनका जो कॉन्जुगेशन होता है इजीली होता है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ये ज़्यादा रहते हैं। और इनकी बात अगर मैं करूँ तो ये क्या रहते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा थायोफिन, फिर पायरोल, फिर फ्यूरॉन इसलिए होता है क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। इजीली जो इसके लोन पेयर होते हैं वो कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है तो कम रेजोनेटिंग होगा, और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो ये इजीली अपने लोन पेयर रेजोनेंस में देगा नहीं, तो ये जो होगा इनके कंपैरिजन में लेस रेजोनेटिंग होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग होने वाला है थायोफिन। 5 मेंबर्ड में, 6 मेंबर्ड में बेंजीन होगा। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, फ्यूरॉन नहीं रहेगा, थायोफिन रहेगा, पायरोल नहीं रहेगा, पिरिडीन। देखो पिरिडीन, मैंने कहा पिरिडीन ज़्यादा रेजोनेटिंग होता है, लेकिन इसने क्वेश्चन में एक चीज़ पूछ रखी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 मेंबर रिंग,
5 मेंबर रिंग पूछ रखा है और ये कैसी है 6 मेंबर, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा करो, सिर्फ ऑप्शन देख के आंसर टिक करने जाओगे तो तुम पिरियड करके आओगे, जबकि ऑप्शन क्वेश्चन में सीधा कह रखा है कि 5 मेंबर ही देखनी है, 6 मेंबर देखना ही मत, तो पिरियड सबसे पहले एलिमिनेट करो, पिरियड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन इन फॉलोइंग। सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन ढूंढना है। अगर कहीं पर भी बात हो रही है कन्फर्मेशन की किसमें, 6 मेंबर रिंग में, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो 6 मेंबर रिंग होती है यहाँ पर होता है 1-3 इंटरेक्शन। 1-3 इंटरेक्शन यानी कि एक्सियल एक्सियल इंटरेक्शन, ये वाला इंटरेक्शन कहीं भी होगा तो इसको अवॉइड करना, मतलब इससे बचने की कोशिश करना, 1-3 इंटरेक्शन से बचने की कोशिश करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंड्रेंस यही पैदा करता है और सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी इसी की वजह से आती है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले वाले में। देखो पहले वाले में 1-3, ये यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, और जो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है वैसे ही बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इस तरीके से होता है, इस तरीके से टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप होता है, ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है। तो ये इन हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, इन हाइड्रोजन्स के साथ इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी और ये स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अगली बारी में देखो जो ये CH3 है ये एक्सियल पोजीशन पे है, तो ये इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ 1-3 इंटरेक्शन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। अगला देखो, अगला मैं अगर जूम करके बात करूँ तो यहाँ पे CH3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो इसके साथ तो कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 1-3 इंटरेक्शन जो होता है सिर्फ एक्सियल में होता है। सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ एक्सियल में कंसिडर करेंगे, इक्वेटोरियल में नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल तो एक्सियल में है, क्या टर्सरी ब्यूटाइल के साथ कोई 1-3 इंटरेक्शन करने के लिए है भी या नहीं, ये भी तो देखो। यहाँ पे है ही नहीं, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो लॉन पेयर है, इसके पास भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, लॉन पेयर है, तो ये 1-3 इंटरेक्शन से बच गया, 1-3 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन से बच गया, और 1-3 हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन से बच गया, तो यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आने के चांसेस नहीं है, और इसका मतलब ये क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि याद रखना हमेशा कि जो लॉन पेयर होते हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं किसी भी एटम से। ठीक है, तो एटम से कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, तो एटम से कम इंटरेक्शन किसी दूसरे के साथ, जो रिपल्सन है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत कम करते हैं, तो एटम के कंपैरिजन में बहुत कम करेंगे, तो ये बहुत इससे दूर होंगे, कोई इसके साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ एक्सियल पोजीशन में होने के बावजूद भी क्या होता है, एक्सियल में होने के बावजूद भी ये स्टेबल होता है। ध्यान रखना यही पूछता है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल दे देगा, तुम कहोगे एक्सियल में है, भाई एक्सियल में तो कोई भी एक्सियल में होता है तो वो स्टेबल होता ही नहीं है, कोई भी एक्सियल में होता है तो वो स्टेबल होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था क्योंकि 1-3 इंटरेक्शन करता था, लेकिन यहाँ पर तो 1-3 इंटरेक्शन के चांसेस ही नहीं है, तो यहाँ पे स्टेबल होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्सियल में होने के बावजूद ये स्टेबल है, ये खास केस है, इसलिए स्टेबल है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगले में बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल तो इसने इक्वेटोरियल पर रख दिया, लेकिन जो CH3 है वो कहाँ पे रख दिया, CH3 को रख दिया इनने एक्सियल पे, और CH3 देखो यहाँ पे 1-3 इंटरेक्शन करेगा हाइड्रोजन के साथ, इसका मतलब यहाँ पर भी जो हिंड्रेंस है वो हिंड्रेंस देखने को मिलेगा, और ये भी क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एमिनो एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट। ये जो एमिनो एसिड दे रखे हैं इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बेसिस पे दिखाने हैं। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बेसिस पे अगर मैं कहूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, तो वो होता है पीएच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पीएच ज़्यादा होगा तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और पीएच कम होता है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट भी कम रहता है। और पीएच जिसका ज़्यादा होता है वो क्या रहेगा, बेस रहेगा। जिसका पीएच ज़्यादा होगा वो क्या रहेगा, बेस होगा। बेसिसिटी अगर बढ़ेगी, बेसिसिटी अगर यहाँ पे इंक्रीज होती है, तो बेसिसिटी इंक्रीज होने पर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या देख लेंगे कि बेसिसिटी कहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। तो अगर बात की जाए तो जो आर्जेनिन होता है, एमिनो एसिड में आर्जेनिन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, आर्जेनिन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर हिस्टिडीन बेसिक होता है। इसको जब आप एमिनो एसिड पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि कौन
कौन बेसिक अमीनो एसिड है और कौन ज़्यादा बेसिक है उसमें से, ठीक है। तो फिर उसके बाद होता है प्रोलीन, प्रोलीन होता है, और फिर टायरोसिन, सॉरी ट्रिप्टोफेन, फिर इसके बाद क्या होता है ट्रिप्टोफेन होता है। ये बेसिसिटी का ऑर्डर है, और ये बेसिसिटी का अगर ऑर्डर है तो यही आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का भी ऑर्डर रहेगा। तो इस ऑर्डर में आप ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ये ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना, जब आप एमिनो एसिड पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे इजीली ऑब्जर्व करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, और ये ट्रिप्टोफेन एट लास्ट में होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल। हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा? तो हकल्स रूल के अकॉर्डिंग कौन एरोमेटिक नहीं होता है? हकल्स रूल क्या कहता है? अगर हकल्स रूल की बात करेंगे तो हकल रूल कहता है कि अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, बहुत कुछ कहता है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, सारे जो ग्रुप है sp2 होने चाहिए, और मेन कंडीशन है 4+2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, यानी कि और डबल बॉन्ड होना चाहिए, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक होगा, और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ही एरोमेटिक होगा, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड में एंटी एरोमेटिक होगा। देख लेते हैं, सबसे पहला है बोराजीन। बोराजीन दे रखा है, बोराजीन में देखो कितने डबल बॉन्ड है, 3। 3 क्या होता है ऑड, यानी कि ये एरोमेटिक है। पूछ क्या रहे हैं, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल इज नॉट एरोमेटिक, कौन सा एरोमेटिक नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो पहला तो हमारा एरोमेटिक है। दूसरे की बात करें, 1 2 3 4 और एक नाइट्रोजन के लॉन पेयर 5, 5 है तो ये भी एरोमेटिक होगा क्योंकि ऑड नंबर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 4 है। देखो दो, अगर किसी एक ही एटम में 2 लॉन पेयर है तो दोनों लॉन पेयरों को आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्जुगेशन में सिर्फ एक लॉन पेयर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लॉन पेयर को काउंट करेंगे, तो एक लॉन पेयर को काउंट करेंगे, 3 डबल बॉन्ड हो गए, 4, 4 यानी कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड यानी कि एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक तो नहीं होने वाला है, इसका मतलब यही आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन एरोमेटिक नहीं होगा। अगला है 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 5 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसका मतलब एरोमेटिक, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। ए और बी पूछ रहा है, ए और बी पूछ रहा है तो क्या होगा, सबसे पहले NaH, NaH क्या होता है, बेस होता है, H+ ले जाएगा, कौन सा H+ ले जाएगा, जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, कौन सा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेशन में भी जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर आएगा तो स्टेबल होगा ही होगा। तो यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन चले जाएगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। अगली बारी में क्या होगा, ये ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को अपनी साइड ब्रेक करेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन का वर्कअप होगा और H ले लेगा, और इस पॉजिटिव चार्ज पर ये नाइट्रोजन अटैक कर लेगा। फर्स्ट स्टेप के बाद इस तरीके से कंपाउंड देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ पे कार्बन, दूसरा कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, फिर उसके बाद OH, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ढूंढ लो। फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन इसमें तो नहीं है, इसमें तो यही दिखा रखा है, तो ये तो नहीं होने वाला है। इधर दूसरे में देखा, देखो जो चाहिए वही दिखा रखा है, जो चाहिए वही दिखा रखा है। नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, इस तरीके से कंपाउंड बनाएगा, तो ये आंसर हो सकता है, और इसमें नहीं दे रखा है, ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। देखो पहला जो स्टेप है उसी को सॉल्व करने के बाद आंसर आ जा रहा है, तो हमें पता चल गया है कि आंसर हमारा सेकंड आने वाला है। फिर भी आगे की रिएक्शन देख लेते हैं, आगे रिएक्शन कैसे होगा। देखो ये आ गया हमारा, इसके बाद अब यहाँ पे PCHO होता है, PCHO में जो ये कार्बन है इस तरीके से PH, C डबल बॉन्ड H होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है जो यहाँ पे
हाइड्रोजन छोड़ा गया था उस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ले आता है और सॉरी इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे हाइड्रोजन को देगा तो ये नेगेटिव चार्ज अपनी साइड लेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे जो ये इंडोल होता है हमें पता है कि ये इस पोजीशन से क्या करता है, अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और क्या बना देगा इस पोजीशन पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड सी ओ एच और पी एच, इस तरीके से आ जाएगा। अगली बारी में ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है एसिडिक मीडियम यहाँ पे लगातार है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुए थे तो वो हाइड्रोजन को पकड़ लेगा और क्या करेगा, यहाँ से एक और H लेगा तो H2O बना के निकल जाएगा। H2O बना के निकल जाएगा तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उस पर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लॉन पेयर दे देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक रिंग टाइप की बन जाएगी। कैसी रिंग बनेगी देखो इधर पे कार्बन, इस कार्बन के साथ ये अटैच है और यहाँ पे पीएच, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो यही यही आंसर आने वाला है, ये बी हमारा आंसर है जो कि ये सेम है। ठीक है, तो सेकंड नंबर का आंसर रहेगा।